Hello class 12th, welcome to my channel Easy Learning with Himal. So board exam is right down the corner और उसी के लिए मैं आपके लिए आज इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि मैंने काफी बच्चों में ये देखा है कि वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैसे करें, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करें। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। हर चैप्टर की कुछ थीम होती है। अगर आप वो थीम अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाओ तो उस थीम में आपको काफी कंटेंट मिल जाता है जो आप उस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो। तो आज मैं आपको सारे जितने भी आपके फ्लेमिंगो के चैप्टर्स हैं उसकी मैं आपको थीम अच्छे से समझा दूंगा और इसकी पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, चेक कर लेना। बस ये वीडियो आराम से देख लो, एक बार थीम समझ लो, फिर 2-3 बार पढ़ के उस पीडीएफ से रिवाइज कर लेना। फिर जब भी कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है तो देखना जो मैंने आपको थीम में बताया होगा वो आप वहां पे जरूर लिख सकते हो, वो कहीं ना कहीं वहां से मैच हो जाता है और आपका जो कंटेंट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो जाएगा। सो वेलकम एवरीवन, माय नेम इज हिमाल शर्मा, आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। और अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं और मुझसे डाउट्स पूछना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से मुझे कनेक्ट करिए। एंड गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप सारा इंग्लिश का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी प्लेलिस्ट के लिंक डाले हैं, वहां से प्लेलिस्ट खोलकर सारा सिलेबस प्रिपेयर कर लो। इस साल भी वीडियोस बनाई हैं, लास्ट ईयर भी बनाई थी, लास्ट टू लास्ट ईयर भी बनाई थी, तो सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले द लास्ट लेसन है ना, दिस इज योर चैप्टर द लास्ट लेसन। पहले इसकी थीम समझते हैं। द स्टोरी लास्ट लेसन हाईलाइट्स ह्यूमन टेंडेंसी दैट देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू थिंग्स। ठीक है, ये चीजें आप अपने लॉन्ग आंसर टाइप में ऐड कर सकते हो कि लास्ट लेसन हमें ये चीज सिखाता है कि हमेशा ह्यूमन बीइंग्स की टेंडेंसी होती है कि अभी हमें लगता है यार अभी तो बहुत टाइम है। जैसे फ्रांस को भी ऐसा लगता था अभी तो बहुत टाइम है, मैं किसी ना किसी दिन फ्रेंच सीख लूंगा। बट सडनली एक दिन आता है जब उसको पता चलता है कि आज के बाद स्कूल में फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी। हेंस द मैन कीप्स पोस्टपोनिंग द लेसन्स ऑफ लाइफ। इसीलिए जो इंसान होता है ना वो अपनी जिंदगी में कोई भी लेसन हो या कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना उसको पोस्टपोन करता रहता है। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस मतलब अननोन टू द फैक्ट दैट लाइफ इज सब्जेक्ट टू चेंज। और हम ये चीज जनरली इग्नोर कर लेते हैं और हमें इस चीज का पता नहीं होता कि भाई लाइफ में कभी भी कोई भी चेंज आ सकता है। The people of Alsace always thought they have plenty of time to learn the lessons, therefore they did not give much importance to the school. जो एल्सैसे के लोग थे उनको भी लगता था यार अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, हम कभी भी लेसन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बट क्या हुआ, इसी वजह से उन्होंने स्कूल को इंपॉर्टेंस नहीं दी। They preferred their children to work on farms and mills instead of having them learn the lessons. तो वहां के भी जो पेरेंट्स थे वो बच्चों को ज्यादा इस चीज में लगाते थे कि भाई आप जाओ फार्म्स में काम करो, मिल्स में काम करो, रादर देन बच्चों का ध्यान डाइवर्ट करना कि भाई आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। Even Franz, the narrator, always looked for opportunity to skip school and look for bird's nest or go on the banks of the river Sar. Even जो फ्रांस था वो भी हर एक मौका ढूंढता था जिससे कि वो क्या करे, स्कूल को मिस कर दे, है ना, और स्कूल को स्किप करके वो बाहर घूमे, नेचर को एंजॉय करे। However, the unexpected happens an order is received from Berlin regarding the compulsory teaching of German in the schools of Alsace. फिर अचानक से क्या पता चलता है, एक ऑर्डर आता है कि अब से जर्मनी सिखाई जाएगी और फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी। बर्लिन रिगार्डिंग द अच्छा ये तो हो गया। हाँ, it is that the people of Alsace realized that they would be deprived of what they had been valuing all this while. They had not been valuing all this while. अब उनको ये चीज रियलाइज होती है कि जिस चीज को वो वैल्यू नहीं दे रहे थे वो तो कल से बंद होने वाली है। द स्टोरी इज एप्टली मतलब करेक्टली टाइटल्ड एज it evokes the consciousness in the reader not to put things off. तो ये जो टाइटल है द लास्ट लेसन, लास्ट वर्ड बिल्कुल सही टाइटल में डाला गया है जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि किसी भी दिन किसी भी चीज का लास्ट डे हो सकता है। तो इसलिए हर चीज को जिंदगी में इंपॉर्टेंस दो एंड डू व्हाट यू कैन डू दैट डे। मिस्टर हैमिल्स बोल्ड लॉन्ग लिव फ्रांस ऑन ब्लैकवुड बिकम सब्सटेंशियल एविडेंस ऑफ हिज सैडनेस, पैट्रियोटिज्म एंड फाइनलिटी। तो आपको पता है चैप्टर के लास्ट में जब मिस्टर हैमिल ब्लैकबोर्ड पे लिखते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस, तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है वो काफी सैड थे, उनके अंदर बहुत पेट्रियोटिक फीलिंग थी और फाइनलिटी की भाई अब सब कुछ खत्म हो गया। तो इस तरीके से प्रिपेयर करना आपको द लास्ट लेसन की थीम। अब मैं आपको थीम बताने वाला हूं द लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, ये दो चैप्टर्स है बट थीम इसकी कॉमन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉस्ट चाइल्डहुड डिपिक्ट कर रहा है, स्प्रिंग वर्ड यहाँ पे चाइल्डहुड डिपिक्ट कर रहा है, तो बेशक दो चैप्टर्स है पर थीम इसकी कॉमन आएगी। स्प्रिंग इज द सीजन ऑफ ब्लूम, फूल खिलते हैं ना स्प्रिंग सीजन में। स्प्रिंग इज अ मेटाफर ऑफ चाइल्डहुड, तो स्प्रिंग सीजन को यहाँ पे चाइल्डहुड से कंपेयर किया गया, या मैं बोलूं चाइल्डहुड को स्प्रिंग सीजन से कंपेयर किया गया, इज एसोसिएटेड विद एवरी चाइल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर।
चाइल्डहुड इज एसोसिएटेड विद, अब चाइल्डहुड में क्या होता है बच्चा, इनोसेंस होता है, फिजिकल स्टैमिना होता है, वाइटलिटी होती है, ठीक है। बट इट इज ऑल्सो द स्टेज फॉर गेनिंग स्किल एंड नॉलेज, वो स्टेज है जब बच्चे को स्किल सीखनी है, नॉलेज सीखनी है, लर्निंग एंड गोइंग टू स्कूल। Lost Spring by Anish Jung is a description of those poor children who are condemned to poverty and a life of exploitation. बट लॉस्ट स्प्रिंग में ऐसे गरीब बच्चों की कहानी बताई गई है जिनको फोर्सफुली एक पावर्टी वाली लाइफ झेलनी पड़ रही है क्योंकि कोई उनको स्कूल नहीं भेज रहा है, देयर एक्सप्लॉइटेड। द टू प्रोटैगनिस्ट होते हैं मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, साहिब ए आलम एंड मुकेश, लूज देयर चाइल्डहुड वर कैरिंग द बर्डन ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। तो ये जो साहिब ए आलम है और जो मुकेश है, इन दोनों ने अपना बचपन खो दिया है क्योंकि वो किस बर्डन के अंदर रह रहे हैं, गरीबी और इलिटरेसी के अंदर रह रहे हैं। in their bleak stories of exploitation, bleak होता है बहुत ही ऐसे बिल्कुल लाइट सी और बहुत ही ज्यादा ब्लीक होता है, जैसे फेंट, कोई चीज बिल्कुल फेंट हो गई, धुंधली पड़ गई हो। द ऑथर फाइंड्स ग्लिम्पसेस ऑफ रेजिलेंस एंड होप, है ना, उनके अंदर एक रेजिलेंस है, कोई चीज करने की उम्मीद है, एक जज्बा है और एक होप उनके मन में अभी भी जगी हुई है। जैसे कि मुकेश कहता है वन डे आई वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, तो ये उसकी होप है। In this story, the author unveils the utter destitution होता है poor conditions of rag pickers of सीमापुरी and bangle makers of फिरोजाबाद। इसमें दो चीजों की कहानी बताई गई है, rag pickers जो सीमापुरी में रहते हैं और bangle makers जो फिरोजाबाद में रहते हैं। This story describes the grinding poverty and traditions that compel the children to live a life of exploitation, कि कैसे गरीबी की वजह से, उनके ट्रेडिशंस की वजह से बच्चों को ऐसी लाइफ झेलनी पड़ती है। नेक्स्ट आ गया बच्चे द डीप वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, थीम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। डीप वाटर डील्स विद द चाइल्डहुड फियर ऑफ डॉगलेस के चाइल्डहुड फियर को ये डील करती है। अ मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल डेवलप्ड एन अवर्जन ऑफ वाटर इन, अवर्जन होता है डर, एक जो मिस एडवेंचर होता है डॉगलेस के साथ YMCA पूल पर, वो उसके मन में एक डर क्रिएट कर देता है एंड ही सफर्ड फ्रॉम हाइड्रोफोबिया, और उसके मन में पानी का डर हो जाता है। द चैप्टर फोकसेस ऑन द फैक्ट दैट चाइल्डहुड फियर मस्ट नेवर बी ट्रीटेड लाइटली। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस थीम, कि ये चैप्टर इस चीज में फोकस करता है कि जो चाइल्डहुड फियर है उसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो आगे जाके हमारे मन में ग्रो हो जाता है। इफ दे आर नॉट टैकल्ड देन दे मेक डीप इनरोड्स इनटू वन साइकोलॉजी, हमारे माइंड को इफेक्ट करने लगता है। डॉगलेस एनालाइजेस हिज फियर एंड फाइनली डिटरमाइन्स टू ओवरकम हिम। बट ये जो हमारा डॉगलेस है ये अपने फियर को एनालाइज कर लेता है और डिटरमाइन करता है कि इसको मुझे ओवरकम करना है। दिस एक्सट्रैक्ट इज एप्रोप्रिएटली एंटाइटल्ड डीप वाटर। इस एक्सट्रैक्ट का नाम बिल्कुल सही रखा गया है डीप वाटर। द ऑथर अकाउंट्स हिज फियर ऑफ स्विमिंग फॉलोइंग an incident in which he had been swept away by a wave. Another incident which further aggravated his fear was when a bully pushed him into the deep side of swimming pool and he nearly drowned. तो दो इंसिडेंट होते हैं उसके साथ, एक तो बचपन में जब वो समुद्र की लहरों में डूबने वाला होता है, और दूसरा जब एक बुली है ना, एक 17 ईयर ओल्ड बुली होता है, किसी को परेशान करना है, इससे उसका नाम बुरी रखा है, एक लड़का आके उसको स्विमिंग पूल में फेंक देता है जब वो ऑलमोस्ट डूबने वाला होता है। बट स्लोली ही ओवरकम हिज फियर थ्रू डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल। तो यहाँ पे ये दो वर्ड जरूर याद रखना। डीप वाटर का क्वेश्चन आएगा, डॉगलेस का कैरेक्टर स्केच आएगा, तो बताना वो बहुत डिटरमाइंड था, उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग विल थी, उससे अपने डर को ओवरकम किया। He even took services of an instructor, उस इंस्ट्रक्टर की भी सर्विसेज ली। He swam in different pools and lakes to overcome his fear. वो डिफरेंट लेक्स में उसने स्विमिंग करी, डिफरेंट पूल्स में उसने स्विमिंग करी, जिससे कि वो अपने फियर को ओवरकम करे। द टाइटल आल्सो सिग्निफाइज दैट ऑथर्स फियर वाज डीप रूटेड वन। इन शॉर्ट द टाइटल इज एप्रोप्रिएट, है ना। डीप वाटर, यहाँ पे सिर्फ डीप वाटर के बारे में बात नहीं हो रही, डीप इज आल्सो द फियर जो उसके मन में घुसा हुआ है, ठीक है। चलिए जी, अनदर वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, द रैट ट्रैप। थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। The theme of the story is that most human beings are prone to fall in the trap of material benefit. तो यहाँ पे रैट ट्रैप में जो ट्रैप की बात की गई है, वो ट्रैप है मनी, वो ट्रैप है लालच, वो ट्रैप है materialistic things. However, every human being has an essential goodness that can be awakened through understanding and love. A human being has a tendency to redeem himself from dishonest ways. तो human बीइंग क्या ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को रोके, किस रास्ते से रोके, डिसऑनेस्ट रास्ते से रोके। द थीम इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ मेटाफर ऑफ द रैट ट्रैप। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम मटेरियलिस्टिक चीज हमारी लाइफ में एक बेट की तरह एक्ट करते हैं, एक लालच की तरह एक्ट करते हैं, कि जब हम उसकी तरफ जाते हैं तो हम फंस जाते हैं।
उसी को कंपेयर रैट ट्रैप से किया गया है। जैसे चूहा भी कुछ खाने के चक्कर में उस रैट ट्रैप के अंदर घुसता और बंद हो जाता है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है, मेटाफर का यूज किया गया है यहाँ पर। The peddler of rat traps calls the world a big rat trap. The material benefits like rich and joy, shelter and food, heat and clothing are temptations that allure a person. Allure a person होता है ये ऐसी temptation जो हमें लालच देती हैं to fall into the rat trap of the world, और ये हमें लालच देती है कि हम इस दुनिया के rat trap में फंस जाए। Exactly as the bait of cheese and pork attract a rat to fall into the rat trap. जैसे चूहा खाने को देख के उस rat trap में फंस जाता है, वैसे इस materialistic चीजों को देख के human beings भी इस दुनिया के rat trap में फंस जाते हैं। Once someone takes the bait, the world closes in on him and then everything is lost. जब भी कोई ऐसी लालच में फंसता है तो दुनिया क्या होती है? दुनिया क्लोजेस और जैसे rat trap बंद हो जाता है, दुनिया उसके ऊपर बंद हो जाती है। बंद मतलब वो फंस जाता है। The peddler is tempted by 30 gnaws of the old crofter. He steals the money. Now he's afraid of being caught and moves through the wood. अब क्या हो गया? पेडलर भी तो फंस गया था रैट ट्रैप में, उससे पैसा चुराया, वो डर के भाग रहा है। It is a kind, sympathetic, loving and generous treatment given by Edla Williamson that helps him get himself free from the rat trap of the world. But कभी-कभी लाइफ में हमें कुछ ऐसे अच्छे लोग मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें इस रैट ट्रैप, इस मटेरियलिस्टिक लालच से बाहर आना, जो हमें ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे एडला विलियमसन का रोल जो था वो रैट ट्रैप सेलर की जिंदगी में था। नेक्स्ट, इंडिगो। चैप्टर काफी ज्यादा बड़ा है, परेशान हो जाते हो, बट ब्यूटीफुल चैप्टर है। थोड़ा सा ऐसा लगता है हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसकी थीम पढ़ना भी जरूरी है। द चैप्टर इंडिगो एम्फसाइजेस द फैक्ट दैट इफेक्टिव लीडरशिप, देखो ये कुछ चीजें हैं जो आपको चैप्टर की लाइंस में नहीं मिलेंगी, ये क्वेश्चंस में लिख के आओगे, बहुत फायदा होगा। इफेक्टिव लीडरशिप्स कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विदाउट एनी हार्म टू एनीबॉडी, कि अगर कोई इफेक्टिवली लीडरशिप दिखाएगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे फार्मर यहाँ पर इंडिको क्रॉप के जो शेयर क्रॉपर्स थे उनके लीडर बन गए थे। This chapter I'm really sorry, this chapter deals with the way Mahatma Gandhi solved the problem of poor sharecroppers of Champaran in non-violent way. यहाँ पर दिखाता है कि महात्मा गांधी ने कैसे एक अच्छा लीडर बन के जो पुअर शेयर क्रॉपर्स थे चंपारण के, जिनको ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनको एक नॉन वायलेंट वे से कैसे बचाया। द टाइटल इंडिगो फोकसेस आवर अटेंशन ऑन द इशू ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉपर्स एट द हैंड्स ऑफ क्रूअल ब्रिटिश प्लांटर्स। इंडिगो इसलिए नाम डाला है क्योंकि वो शेयर क्रॉपर्स एक्सप्लॉइट हो रहे थे जो इंडिगो उगा रहे थे। द ब्रिटिश कंपेल्ड मतलब फोर्स देम थ्रू अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट टू प्लांट इंडिगो ऑन 15% ऑफ द लैंड एंड सरेंडर द एंटायर हार्वेस्ट एज रेंट। तो इंडिगो चैप्टर का यही तो मेन थीम है कि बेसिकली ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था, अपनी लैंड के 15% जगह पे इंडिगो उगाओ और जितना भी उसका पैसा आता है वो हमें एज अ रेंट दो। After development of synthetic indigo by Germany, the British planters extracted money from the peasants as compensation for being released from the 15% agreement. अब उनको सिंथेटिक इंडिगो मिल रहा था जर्मनी से, उन्होंने सोचा अब तो इस इंडिगो की जरूरत नहीं है, तो अब क्या करते हैं, इनको बोलते ठीक है अब तुम्हें 15% लैंड में इंडिगो उगाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें इस एग्रीमेंट से फ्री करते हैं बट हमें पैसा दे दो। The peasants who wanted their money back filed civil suits. अब peasants ने पैसा दे दिया, कुछ ने नहीं दिया, बट उनको पैसा वापस चाहिए। तो उनको लगा भाई हम क्यों पैसा दें, जब हम इंडिगो उगा ही नहीं रहे हैं तो जबरदस्ती हमसे पैसा क्यों मांगा जा रहा है। राजकुमार शुक्ला persuaded गांधी जी to take up the case of indigo sharecroppers। और आप इस स्टोरी में देखोगे जहां जहां गांधी जी जाते हैं, राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे घूमता रहता है और गांधी जी को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप आके ये चंपारण का जो केस है इसको सॉल्व करें। सो इंडिगो शेयरक्रॉपर्स एग्जाम्पलीफाइज द इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश एंड इंडियन सबमिशन टू द ब्रिटिश अथॉरिटी। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि कैसे हमारे फार्मर के साथ इनजस्टिस हो रहा था और कैसे ब्रिटिशर्स की हुकूमत चल रही थी और हमारे फार्मर्स अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे थे। The Champaran movement that centered on indigo sharecropping led to the social and cultural upliftment of the peasants. Thus, the title indigo is highly suggestive and appropriate. ये जो title indigo है ये काफी highly suggestive है और ये बहुत appropriate title दिया हुआ है। उसके बाद बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स। इसकी थीम इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि ये बेसिकली ये चैप्टर में बस उस स्टूडियो को डिस्क्राइब किया गया है ना, कोई ऐसा डीपर मीनिंग इस चैप्टर से नहीं निकलता है। फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी थीम फॉर्म करी है, उसको पढ़ लेना और ये थीम आप लिख के आना पोएट्स एंड पैनकेक्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। The chapter Poets and Pancakes is taken from Asoka Mitran's book My Years with Boss and highlights several issues related to Indian film industry, especially and provide a glimpse into the infant years of independent India.
तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ब्यूटीफुल लाइन अगर आपने इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में लिख के आए तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। ये क्या हाईलाइट करता है, सेवरल इश्यूज व्हिच इज रिलेटेड टू इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, और बताता है कि कैसा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री थी जब नया नया हमें आजादी मिली थी। द बॉस दैट द राइटर टॉक्स वाज एस.एस. वसंत, the founder of Gemini Studio and producers of several films that influenced all aspects of Indian life. He talked about the manner in which legal advisor ruins the career of an actress. वो भी एक बताया ना कैसे लीगल एडवाइजर ने एक एक्ट्रेस की रिकॉर्डिंग कर ली थी, फिर सबके सामने वो रिकॉर्डिंग प्ले कर ली थी, कैसे उस एक्ट्रेस का करियर खराब हो गया था। The story also portrayed the writers and Gemini Studio support of communism and mentioned anti-communism movement by the West. चलिए जी, इंटरव्यू है ना, वेरी ब्यूटीफुल सी स्टोरी है। सो इंटरव्यू की थीम क्या है देखिए, द इंटरव्यू हैज टू स्टोरीज, दो पार्ट है ना इसमें, पार्ट 1 पार्ट 2। इन दिस स्टोरी द नरेटर टेल्स अबाउट, यहां से याद करना है, द रिएक्शन एंड व्यूज ऑफ सेलिब्रिटीज टुवर्ड्स एन इंटरव्यू। जरूर लिख के आना है इसकी थीम में, इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, कि इंटरव्यू चैप्टर में बताया गया कि क्या रिएक्शन रहता है, क्या व्यूज रहते हैं सेलिब्रिटीज के किसी इंटरव्यू के प्रति। Most of the famous personalities find them to intrude मतलब दखल अंदाजी करना बिना किसी की परमिशन के on their personal lives। काफी सेलिब्रिटीज को ऐसा लगता है इंटरव्यू एक तरह से उनकी पर्सनल लाइफ में घुसा जा रहा है, and some have never given an interview all their life। और कुछ सेलिब्रिटीज ने तो आज तक कभी इंटरव्यू इस वजह से दिया ही नहीं। The story has a theme of underline, very important, how the freedom of the press can curtail मतलब रोकना, और मतलब इंट्रूड करना एन इंडिविजुअल्स प्राइवेसी, कि कैसे ये जो प्रेस का इंटरव्यू होता है उसकी वजह से किसी की प्राइवेसी खराब होती है। द सेकंड स्टोरी इज अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू ऑफ द फेमस राइटर एंड एकेडमिशियन अम्बर्टो इको, है ना, अम्बर्टो इको। इनका सेकंड पार्ट में स्टोरी बताई गई है। इन दिस स्टोरी वी गेट टू नो द वेरियस क्वालिटीज ऑफ टाइम मैनेजमेंट यूज्ड बाय फेमस राइटर। अगर आपने स्टोरी पढ़ी आपने देखा कितनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स यूज करता था। These helps him gather so many feathers in his hat, और इस चीज की वजह से हमेशा उसका फायदा होता था। He gives details of various aspects which contribute to person success, और उसने काफी चीजें बताई है कि अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। और लास्ट चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, इसकी थीम भी पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। द शॉर्ट स्टोरी ऑफ गोइंग प्लेसेस एक्सप्लोर द होप्स, देखो यहां पर पता चलता है होप्स एंड डिजायर्स ऑफ यंग पीपल as well as anguish of broken dreams, गुस्सा of broken dreams and unfulfilled promises। यहाँ पे टीनेज के बारे में बताया है, जो वो डे ड्रीमिंग करते हैं, सपने देखते हैं, रियलिटी से कहीं दूर रहते हैं, फेरी टेल वर्ल्ड में रहते हैं, ये सब बताया गया इस चैप्टर में। Although the teenage fantasizing and hero worship, it deals with intricacies of human relationships। टीनेज क्या करते हैं, काफी ज्यादा फैंटेसाइज करते हैं, हीरो वर्शिप करते हैं, किसी के फैन हो गए तो उसके पीछे पागल हो गए, इसकी वजह से उनकी ना ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे असर पड़ता है। द स्टोरी सेंट्रल थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, हीरो वर्शिप एंड टीनेज फैंटेसीज। बच्चे यही मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कुछ लाइंस याद कर लो, है ना, हीरो वर्शिप, ह्यूमन फैंटेसीज, ये कुछ वर्ड्स याद कर लो जो आप इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में लिख के आ। Teenagers often have irrational expectations, especially if their families are struggling। अगर उनकी फैमिली स्ट्रगल कर रही होती है, वो कुछ ऐसी expectations रखते हैं जो काफी illogical होती है। This is due to the fact that a young person's socio-economic background has a significant impact on the job they choose to pursue। If the fantasy is too far stretched for a person, it might result in misery। अगर आप कोई बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज की फैंटेसी कर रहे हो तो आप ही सफर करने वाले हो। वी सी द मेन कैरेक्टर एज building castles in air which is pointless activity। ठीक है, तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। तो आप इन सबका थीम प्रिपेयर कर लेना। और बच्चा, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सबकी थीम अच्छे से समझ आ गई तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करके प्रिपेयर कर लो, ये थीम काम आएगी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। और अगर आप पहली बार मेरे क्लास में आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। पहली बार इस चैनल पे अगर पढ़ रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इजी लर्निंग विद हिमाल, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और मैं सीबीएसई क्लास 12 जब तक आपके बोर्ड एग्जाम ला रहे हैं, मैं कंटिन्यूअस बहुत ही इफेक्टिव वीडियोस ला रहा हूं, तो जरूर 5 से 10 मिनट निकाल के मेरी वीडियोस देख लिया करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक होता है, वहां से पीडीएफ प्रिपेयर कर लिया करो। ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट, और आई विश आप सब 90% स्कोर करें आपके फाइनल एग्जाम्स में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।